गर्मी में एक साथ मिलकर रसोई संभालने वाला ससुराल। तारा, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जून के महीने में अप्रैल से ज्यादा गर्मी पड़ रही है? हाँ सच में इस बार तो गर्मी ने सारी हदें पार कर दी। पता है, कल जब चाचा न्यूज देख रहे थे ना, तो मैंने देखा था कि कई जगहों पर इस बार अभी तक बारिश नहीं हुई है। तू जल्दी जल्दी पकौड़े तल, तब तक मैं ये पास्ता और सैंडविच बाहर देकर आती हूँ। आस्था पसीना पोंछते हुए अब पास्ता और सैंडविच की ट्रे उठाती है और सीधा बाहर हॉल में ले जाती है, जहां आस्था की चाची की बेटी रिया और जिया अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती हैं। ये सैंडविच तो काफी टेस्टी है ना प्रिया? मुझे तो ये पास्ता काफी ज्यादा टेस्टी लगा। जिया, तुम दोनों की बहन तो काफी अच्छा खाना बनाती हैं। कहा एक अच्छा खाना, दोनों के पास और काम ही क्या है, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है तो घर ही तो संभालेंगी। अच्छा सुनो, मेरे लिए एक और ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेकर आना, और हाँ, थोड़ी बर्फ भी डाल देना। वो क्या है ना, गर्मी में जब तक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक ना पियो तो मजा ही नहीं आता। अब दोबारा से सभी सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। वहीं पसीने से लथपथ आस्था हॉल में लगे कूलर के सामने जाकर थोड़ी देर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर प्रिया। यार तेरी बहन को देखना, कैसे कूलर के सामने खड़ी हो गई हवा रोकते हुए, और इसे मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए बोला था, अभी तक नहीं लाई। जाहिल गवार, ये कूलर मैंने अपनी सहेलियों के लिए लगाया ना कि तेरे लिए। चुपचाप से जा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ, वरना तेरी गर्मी तो मैं उतारती हूँ। कहने को जिया और रिया आस्था और तारा की छोटी बहनें थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों अपनी बड़ी बहनों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। आस्था अब सीधा किचन में आती है और उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। आस्था और तारा किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही होती हैं कि तभी रिया और जिया अपनी माँ आरती के साथ किचन में आती हैं, जहां आरती किचन में आते ही आस्था को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। चाची, मैंने क्या किया? आपने मारा क्यों मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की सहेलियों के सामने उनकी बेइज्जती करवाते हुए? कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी है ना तुझे? आज मैं तुझे खिलाती हूँ कूलर की ठंडी हवा। गैस पर शाम की चाय चढ़ी होती है, जिसे देखकर आरती अब सीधा चाय का पतीला उठाती है और गर्मा गर्म चाय आस्था के हाथ पर डाल देती है, जिससे आस्था बहुत तेज चिल्लाती है। चाची, ये क्या किया आपने? अभी बर्फ लेकर आती हूँ। चाची, बहुत जलन हो रही है। आह। खबरदार अगर और चिल्लाई तो। माँ, मैं तो कह रही हूँ ये बची हुई चाय भी इसके दूसरे हाथ पर डाल दो। आस्था दर्द और जलन के मारे चिल्ला रही होती है, तो वहीं आस्था की चिल्लाने की आवाज सुनकर ममता, जो अपने पुराने कमरे में बैठकर पुरानी सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही होती है, वो भागकर रसोई में आती है और अपनी बेटी को जला हुआ हाथ देखकर। आरती, तुम्हारे अंदर जरा भी दया बची है या नहीं? तुम भी दो बेटियों की माँ हो, कैसे इस तरह किसी और की बेटियों पर अत्याचार कर सकती हो? खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात करी तो भूल मत, तेरे पति के मरने के बाद तुझे और तेरी इन दो बेटियों को हमने इस घर में सहारा दिया है, वरना तेरी औकात ही क्या थी? भटकती अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर। आज तो सिर्फ इसका हाथ जलाया, अगर आइंदा से ऐसी कोई गलती हुई ना तो जिंदा जला दूंगी, समझी? इतना कहकर आरती अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है, तो वहीं ममता और तारा जल्दी से आस्था को कमरे में लेकर आती हैं और उसके जले हुए हाथ पर बर्फ लगाने लगती हैं। बेटा, बहुत जलन हो रही होगी ना, मुझे माफ कर दे बेटा, तेरी माँ एक गंवार औरत है। अगर मैं जरा भी पढ़ी लिखी होती तो तेरे पिता के मरने के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी करके तुम दोनों बहनों को पाल लेती। अपने साथ साथ अपनी बेटियों की जिंदगी भी नरक बना दी है मैंने। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हो। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत बदलने में वक्त नहीं लगता, क्या पता कब हमारे साथ भगवान का कोई चमत्कार हो जाए। आस्था और तारा जब छोटी थी तभी ममता के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। ममता के गवार होने का फायदा उठाकर आरती और जितेंद्र मिलकर उनके हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं और बस घर के काम करवाने के लिए उन्हें रखते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। तारा और आस्था छत पर कड़ी धूप में कपड़े सुखा रही होती है। और कितने कपड़े बचे हैं? ऐसा लगता है कि 4 लोगों के नहीं बल्कि 400 लोगों के कपड़े हों। ये दोनों बहनें रिया और जिया तो जानबूझकर हर 2 घंटे में कपड़े बदलती हैं। गर्मी से परेशान होते हुए दोनों बहनें कपड़े सुखाई रही होती हैं कि तभी बगल वाली छत पर पड़ोसन शालू आती है, जो कपड़े सुखाते हुए। पता नहीं ऐसे कौन से पाप किए थे जो ये चिड़ियाघर मिल गया मुझे। शादी से पहले तो याद नहीं कितने बड़े बड़े वादे करता था, और अब देखो शादी के बाद कैसे अपने घर वालों के सामने भीगी बिल्ली बना फिरता है। इस जॉइंट परिवार में शादी करने से तो अच्छा है कि मैं कुंवारी ही रह जाती। वो यूं ही बड़बड़ाती रहती है, तो वहीं उसकी बातें सुनकर आस्था और तारा। देख रही हो तारा, आए दिन शालू कैसे परेशान रहती है। वही तो आस्था, मुझे तो शालू के लिए काफी बुरा लगता है। सच में इनका परिवार कितना बड़ा है, सब कुछ इकलौती बहू को ही संभालना पड़ता है।
बातें करते हुए वो वापस नीचे जाकर कपड़े धोने लगती हैं और जब कपड़े धोने का काम खत्म करके दोनों कड़ी धूप में बाहर सामान लेने के लिए भी जाती हैं और जब सामान लेकर दोनों बहनें घर लौटती हैं तो मैंने ये मॉइस्चराइजर नहीं दूसरा वाला मंगाया था, इससे मेरी स्किन रेड हो जाती। जाओ दूसरा लेकर आओ। मैंने तो तुम्हें हमेशा यही लगाते हुए देखा है। जितना तुमसे बोला है उतना किया करो, तुम्हें सवाल करने का कोई हक नहीं है। अब ये दोनों बहनें फिर से धूप में पैदल चलते हुए दूर जाकर वो दूसरा मॉइस्चराइजर लाती हैं जिसे देखकर तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला चाहिए। रिया और जिया जानबूझकर दोनों बहनों को बार बार धूप में भेजकर उनसे चक्कर कटवा रही थी, जिसे देखकर ममता को काफी बुरा लगता है और वो चाहकर भी अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पाती। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और रिया ने आज पूरे कॉलेज में टॉप किया होता है। मैं कहता था ना कि मेरी बेटी पढ़ने में 1 नंबर है। पूरे कॉलेज में टॉप करके उसने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तो सोच रही हूँ कि माता रानी का एक पाठ रख लेते हैं और सारे मोहल्ले वालों को खाना खिलाएंगे। खाना बनाने के लिए तो ये दोनों बहनें हैं ही, बस आप सारा सामान ले आइएगा। आरती, घर के 4 लोगों का खाना बनाना और मोहल्ले के 400 लोगों का खाना बनाना, दोनों में फर्क है। इतनी गर्मी में मेरी बेटियां कैसे खाना बनाएंगी? अगर इस घर में रहना है ना तो हमारे सारे काम करने होंगे, समझे तुम लोग? इसी तरह 2 दिन गुजरते हैं और आज दोनों बहुएं कड़ी धूप में खड़ी होकर भट्टी की तरह बड़े बड़े पतीले और चूल्हों पर लोगों के लिए पकवान बना रही होती हैं, जिसे देखकर ममता से रहा नहीं जाता और अब वो उनकी मदद के लिए आती हैं। तुम दोनों गर्मी में लगी रहोगी, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लाओ। नहीं माँ, आपकी तबीयत खराब रहती है, हम दोनों बहनें हैं ना, सब संभाल लेंगी। तारा और आस्था दोनों बहनें जबरदस्ती अपनी माँ को कमरे में भेज देती हैं और खुद कड़ी धूप में खड़ी होकर खाना बनाती हैं। इसी तरह इन दोनों बहनों की जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। समय गुजरता है, तारा आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ से आस्था धुलाई करते हुए आती है कि तभी उनके पड़ोस में रह रहे मेघा और नितिन नाम के पति पत्नी में खूब लड़ाई होने लगती है, जिनकी आवाज घर के बाहर तक आने लगती है। मैं तो तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे से परेशान हो गया हूँ। जरा सा घर का काम क्या कर लेती हो, आफत मच जाती है। अगर काम नहीं होता तो बता दो, नौकरानी रख लूंगा मैं। गलती करी मैंने तुम जैसे आदमी से शादी करके, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही रह जाती। इतने बड़े परिवार में लाकर नौकरानी बनाकर रख दिया है तुमने। मेघा और नितिन की ऐसी बातें सुनकर तारा और आस्था, जॉइंट फैमिली तो सच में बड़ी खराब है। इन 3-4 लोगों के परिवार में ही हमारा और हमारी माँ का इतना बुरा हाल है। जिनकी बड़ी फैमिली होती होगी उनका कितना ही बुरा हाल होता होगा ना। समय गुजरता रहता है और आज आरती की दोनों बेटियां रिया और जिया के लिए एक काफी अच्छे घर से रिश्ता आता है। देखो जी, रिश्ता तो काफी अच्छा आया है, लेकिन परिवार उनका काफी बड़ा है। मैं अपनी दोनों बेटियों को इतने बड़े परिवार में नहीं भेज सकती। पता नहीं वो इनसे कितना काम करवाएंगे। हाँ, मुझे भी इतनी बड़ी फैमिली में शादी नहीं करनी है, मुझे तो कोई छोटी फैमिली चाहिए। फिर एक काम करते हैं, आस्था और तारा की शादी कर देते हैं। वैसे भी अब आस पड़ोस के लोग बोलने लग गए हैं कि कब तक अपनी भतीजियों को बिठा कर रखोगे। हाँ जी, ये सही है। और वो लोग तो दहेज वगैरह की मांग भी नहीं कर रहे, सस्ते में शादी हो जाएगी और शादी के बाद भी दोनों बहनें बस जिंदगी भर गुलामी ही करती रहेंगी। लेकिन माँ, वो लोग कितने अमीर हैं, आप इन दोनों की शादी इतने अमीर घर में कराओगे? अरे बेटा, उनकी फैमिली बड़ी है, ये दोनों वहाँ कभी सुखी नहीं रह पाएंगी, समझ बात को। इसी तरह दिन बीतते हैं और अगले हफ्ते ही आरती और जितेंद्र उन रिश्ते वालों को घर पर बुला लेते हैं, जिन लोगों को तारा और आस्था पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए, अब बस जल्द से जल्द हम आपके घर की बेटियों को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। लेकिन संगीता जी, एक छोटी सी दिक्कत है, हम आपकी तरह अमीर तो है नहीं और ये घर भी हमारा अभी लोन पर ही चल रहा है, तो हम धूमधाम से शादी नहीं कर पाएंगे। सिंपल तरीके से मंदिर में ही शादी होगी। अब हमारा परिवार अलग थोड़ी ना है, आप चिंता मत करिए, जो भी खर्चा होगा हम देंगे। अरे भाई साहब, अच्छा थोड़े ना लगता है कि हम आपसे पैसे लेकर शादी करेंगे। शादी होगी तो मंदिर में ही होगी। मम्मी पापा, तो मंदिर में शादी कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है? सिर्फ शादी ही तो है, रिसेप्शन हम धूमधाम से कर लेंगे। आस्था और तारा से जलन के कारण आरती उन दोनों की शादी धूमधाम से भी नहीं होने देती। तो वहीं उन लोगों के जाने के बाद ममता, भगवान की कृपा से जब हमारे पास पैसा है तो आप लोगों ने मेरी बेटियों की शादी मंदिर में करने को क्यों कहा? हर माँ का सपना होता है कि वो धूमधाम से अपनी बेटियों को विदा करें। पहली बात तो वो तेरे नहीं हमारे पैसे हैं, समझी? और तेरी बेटियों की शादी कर रहे हैं ना, वही एहसान मान, वरना जिंदगी भर कुंवारी रखकर घर में नौकरानी बनाकर रखती। हर माँ की तरह ममता के भी कुछ अरमान थे, लेकिन वो अपने हालातों की वजह से उन अरमानों को पूरा नहीं कर सकती थी। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। आस्था और तारा घर का राशन लेकर घर आ रही होती हैं।
तभी रास्ते में उन्हें उनकी होने वाली नंद राखी दिखती है, जो एक गरीब आदमी पर चिल्ला रही होती है। दिखाई नहीं देता क्या? मेरी गाड़ी के आगे आकर मरना है तुम्हें? तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस रोड क्रॉस कर रहा था। रहने दो, तुम जैसे लोगों की असलियत मुझे अच्छे से पता है। अब दफा हो जाओ यहाँ से, वरना कॉलर पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। राखी का एक गरीब पर इस तरह भड़कना तारा और आस्था को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब सही कहते हैं, बड़े परिवार के लोग बहुत बुरे होते। जरा हमारी होने वाली ननद को ही देख लो, कैसे इस गरीब पर चिल्ला रही है। तारा और आस्था अब दोनों घर आ जाते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है और आज आस्था और तारा की हल्दी की रस्म होती है, जिसमें कुछ आस पड़ोस की औरतें भी आई होती हैं। अरे ये क्या आरती बहन, आज तारा और आस्था की हल्दी की रस्म है और तुमने जरा भी सजावट नहीं करी, बस ये 4 गेंदे के फूल लगा दिए। तो तुम क्या चाहती हो, अब इनकी हल्दी की रस्म भी मैं धूमधाम से करूं? अरे इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया और अब शादी कर रहे हैं, ये क्या कम है? हाँ हाँ, जैसे इसने तो बिल्कुल रानियों की तरह पाला हो। पूरा मोहल्ला जानता है कि कैसे इन दोनों बच्चियों पर अत्याचार करती है ये, और इसका परिवार, अपनी देवरानी तक को नहीं छोड़ा इसने। बस अब तो भगवान से यही दुआ है कि शादी के बाद इन दोनों बहनों का नसीब अच्छा हो। दोनों बहनों की हल्दी की रस्म चल रही होती है कि तभी उनकी सहेली अलका उन्हें हल्दी लगाने के लिए आती है। तारा, आस्था, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों ने यहाँ इतनी तकलीफें झेली और अब शादी भी तुम बड़े परिवार में कर रही हो, वहां तो तुम यहाँ से दुगनी परेशान हो जाओगी। तुझे लगता है कि शादी में हमारी कोई मर्जी होगी? हम तो बस कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं। वो देख, माँ भी बहुत दुखी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तारा और आस्था की बातें सुनकर अलका को भी उनके लिए काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज तारा और आस्था की शादी का दिन होता है। ममता अपनी बेटियों को अपने हाथों से बनाई हुई लाल सुहागन की चुनरी देती है। शादी में तो माए अपनी बेटियों को सोने के कंगन, हार और भी महंगे महंगे तोहफे देती हैं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट है माँ, इसमें आपका प्यार और आशीर्वाद है। वो भावुक होकर अपनी माँ के गले लग जाती है कि तभी वहां आरती आती है। ये तुम लोगों का मेलो ड्रामा खत्म हो गया हो तो फिर चले, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। थोड़ी देर में अब सभी मंदिर पहुंच जाते हैं और आस्था और तारा की मंदिर में बड़े सीधे तरीके से शादी हो जाती है। और अब अपनी माँ से विदा लेकर दोनों बहनें अपने बड़े परिवार वाले ससुराल में आती हैं, जहाँ जैसे ही उनका गृह प्रवेश होता है। चलो, अब गृह प्रवेश की रस्म हो गई ना। संगीता, दोनों बहुओं को रसोई घर में ले जाओ और इनसे जल्दी से खीर बनवा। बहू, जानती हो हमारे यहाँ जब भी कोई नई नवेली बहू आती है तो वो सबसे पहले खीर बनाकर कुलदेवी को चढ़ाती है। अभी तो काफी टाइम हो गया है और मुझे तो नींद भी आ रही है। इस रस्म को हम कल भी तो कर सकते हैं ना। तुम लोगों ने तो रस्मों का मजाक बनाकर रख दिया है। जो रस्म जिस वक्त की होती है उसी वक्त की जाए तो सही है, समझे? और संगीता बहू, तू अभी तक दोनों बहुओं को लेकर गई नहीं रसोई में? ऐसे लोग हैं ये, अभी तुम्हारा गृह प्रवेश हुआ है और ये है कि हमसे खीर बनवा रहे हैं। सच में बड़ी फैमिली वाले बहुत खराब होते हैं। तारा और आस्था की नजरों में पहले से ही उनके ससुराल वालों की छवि ठीक नहीं थी और अब ये देखकर उनके मन में अपने ससुराल वालों की छवि और ज्यादा खराब हो जाती है। संगीता अब अपनी दोनों बहुओं को लेकर सीधा रसोई में जाती है। बहू, खीर बिल्कुल ध्यान से बनाना, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए उसमें। संगीता अब दोनों बहुओं को खीर का सामान बताकर किचन से चली जाती है, जिसके बाद अब दोनों बहनें जल्दी जल्दी खीर बनाकर कुलदेवी का भोग लगाती हैं और इसी तरह शादी का दिन गुजरता है। और आज दोनों बहनों की उनके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। पहली रसोई की रस्म के बारे में दोनों को अच्छे से पता है ना? या ये भी मैं बताऊं? इसमें तुम्हें पूरे परिवार वालों की पसंद का खाना बनाना है। कम से कम 8 से 12 तरह की चीजें होनी चाहिए। मिठाई में 2 से 3 तरह की चीजें और सब कुछ 2 बजे तक बना लेना। फिर उसके बाद तुम्हारी पहली रसोई की रस्म का मुहूर्त खत्म हो जाएगा। लेकिन दादी जी, इतनी सारी चीजों को बनाने में तो थोड़ा वक्त भी लग जाएगा। हम सब अकेले कैसे बनाएंगी? तुम आजकल की लड़कियां 7-8 लोगों का खाना बनाने में डरती हो। हमारे जमाने में हमने 50-50 लोगों का खाना बनाया है। अब जाकर बनाओ और समय से बना लेना सारा खाना। दोनों बहनें अब रसोई में आती हैं और अब जल्दी जल्दी हाथ चलाती हुए सारे पकवानों की तैयारी करने लगती हैं। कम से कम वहाँ पर 3-4 लोगों का तो खाना बनाना था, लेकिन यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, ऊपर से कितनी चीजें हैं। मेरा तो गर्मी से हाल बेहाल हो गया। पता नहीं अब आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। दोनों बहनें अब जल्दी जल्दी समय रहते सारा खाना बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसे जब पूरा परिवार खाता है तो खाना तो अच्छा ही बना है। इतना भी खास नहीं बना है। ये जो तुमने सब्जी बनाई है इसमें मसाला जल गया था ना, और गुलाब जामुन भी ज्यादा मुलायम नहीं बने हैं। थोड़ा ध्यान से बनाया करो।
अब तुम किसी के घर की बेटी नहीं बल्कि बहू हो। इतनी गर्मी में हमने इतना सब कुछ बनाया और तारीफ करने के बजाय ये लोग कमी निकाल रहे हैं। अब मैं समझी कि वो बगल वाली भाभी अपने ससुराल वालों से इतनी क्यों परेशान रहती थी। इसी तरह 2 से 4 दिन गुजरते हैं और आज सरस्वती शाम की ट्रेन से वापस गांव जाने वाली होती है। अब तुम दोनों को ही अच्छे से घर संभालना है, सबके खाने पीने का ध्यान, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ अच्छे से संभालना। आती रहूंगी मैं बीच बीच में देखने के लिए। अब सभी घरवाले सरस्वती के पैर छूते हैं और सरस्वती शाम की ट्रेन से गांव के लिए निकल जाती है। इसी तरह रात होती है और अगले दिन दोनों ही बहनों को सुबह उठने में थोड़ी देर हो जाती है। आज तो सच में काफी लेट हो गया, पता नहीं आँख कैसे नहीं खुली। कल ही दादी जितना समझा कर गई और आज हमसे उठने में देरी हो गई। अब पता नहीं सासू माँ से कितनी गालियां सुनने को मिलेंगी। दोनों बहनें अब जैसे ही रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी सास खुद ही नाश्ते की तैयारी कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी, वो हमें उठने में देरी हो गई। कल से हम जल्दी उठ जाएंगी, आप प्लीज ये सब मत करिए। अरे बहू, तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों उठ गई? सब 7-8 बजे तक उठते हैं, मुझे तो आदत है इसीलिए मैं उठ जाती हूँ। और जब नाश्ता सब करेंगे तो अकेले तुम दोनों ही क्यों बनाओगी? जाकर बैठो, मैं कर लूंगी सारा नाश्ता तैयार। संगीता अपनी दोनों बहुओं को किचन से बाहर भेज देती हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान होती हैं। तो वहीं थोड़ी देर में जब सब नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी सुरेश नाश्ता करके अपनी प्लेट उठाने लगता है, जिसे देखकर पापा जी लाइए प्लेट मैं उठा देती हूँ। बहू के रहते हुए आप झूठी प्लेट उठाएंगे? अरे बहू, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। हर किसी को अपने झूठे बर्तन खुद ही उठाने चाहिए। कल तक ससुराल वाले बहुओं की जरा भी मदद नहीं कर रहे थे। आज उन्हें इस तरह देखकर दोनों ही बहनें काफी हैरान होती हैं। आस्था, ये क्या हो रहा है? दादी जी के जाने के बाद सब कैसे बदलते गए हैं ना। हाँ ना, मुझे तो ये कोई सपना लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग बस अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं? ऐसा ही होगा, वरना कौन से ससुराल वाले इतने अच्छे होते हैं। दोनों बहनों को अपने ससुराल वालों को इतने अच्छे बर्ताव पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तो वहीं रात में जब दोनों खाना बना रही होती हैं कि तभी उनकी नंद आती है। भाभी, खाना तो आपने बना लिया, मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी मैं बना लूंगी भाभी, ये तो बिल्कुल नक्शा बना देती है। तू जाकर सलाद काट ले। इस तरह नीलम भी दोनों बहनों की काफी मदद करती है। तो वहीं रात का खाना खाने के बाद घर के सभी लोग मिलकर किचन की सफाई और बर्तन धोने का काम भी खत्म कर लेते हैं, जो दोनों बहनों के लिए काफी हैरानी भरा था। इस तरह रात गुजरती और अगले दिन दोनों बहनें अपनी माँ को कॉल करती हैं। माँ कैसी हो आप? हमारे जाने के बाद तो चाचा चाची आपसे बहुत काम करवा रहे होंगे ना माँ? हमें आपकी बहुत याद आती है। वो लोग आपको ज्यादा परेशान तो नहीं करते हैं ना? नहीं बेटा, नहीं करते। उन्हें तो पता है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कितना ही काम कर लूंगी। बस थोड़ा बहुत ही काम करवाते हैं मुझसे, लेकिन तुम दोनों तो खुश हो ना अपने ससुराल में। भावुक होकर अपनी बेटियों से बात ही कर रही होती है कि तभी आरती आती है और ममता से फोन छीनकर कट कर देती है। घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तू है कि अपनी बेटियों से बातें करने में लगी है। जा जल्दी से झाड़ू पोछा कर, फिर उसके बाद गेहूं भी पिसवा कर लाना है और ढेर सारे कपड़े भी पड़े हैं। आस्था और तारा के जाने के बाद आरती ममता से घर के सभी कामों को करवाती है। बेचारी ममता अपनी बेटियों से कुछ नहीं कहती। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज संडे का दिन होता है। आज संडे है, आप लोग क्या खाएंगे बता दीजिए। दोनों बहनें अपने ससुराल वालों की तारीफ करते हुए बाकी का खाना बना रही थी कि तभी संगीता रसोई में आती है और उनकी बातें सुनकर। वो क्या है ना, तुम्हारी दादी सास आई हुई थी गांव से। अब वो थोड़े पुराने ख्यालों की हैं। अगर उनके सामने हम तुम्हारा साथ देते या मदद करते तो वो फिर हमें बोलती। इसीलिए 2-3 दिन हमने तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, बस यही बात थी। सॉरी माँ जी, और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। होता है बहू, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी गलत ही समझती। दोनों बहनें काफी ज्यादा खुश होती हैं। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज घर के सभी जवान लोग बैठकर लेट नाइट मूवी देख रहे होते हैं। देखो भाभी, मैंने मैगी बनाई है, खाकर बताओ ना कैसी बनी है। हाँ हाँ, खा लेंगी भाभी। अभी सीन देखो कि कैसे जानबूझकर ये आदमी गाड़ी के सामने आएगा। जरूरी नहीं है कि अमीर की गाड़ी के सामने आया हुआ हर गरीब बेचारा ही हो। कोई कोई तो जानबूझकर भी आते। उस दिन जब मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी तो एक आदमी जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आया और फिर मुझसे रोड पर लड़ना शुरू कर दिया। नीलम की बात सुनकर आस्था और तारा को वो दिन याद आ जाता है जब वो नीलम को रोड पर एक आदमी पर चिल्लाते हुए देखती है। वहीं अब नीलम की बातें भी पूरी हो जाती हैं। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। तारा सभी के लिए दूध गर्म कर रही होती है कि तभी गिलास में दूध डालते हुए हल्का सा गर्म दूध तारा के हाथ पर गिर जाता है, जिससे तारा के चिल्लाने की आवाज सुनकर संगीता फौरन किचन में आती है और तारा का जला हुआ हाथ देखकर, बहू जरा आराम से, जला लिया ना तुमने अपना हाथ। संगीता उसे बाहर ले जाती है और उसके जले हाथ पर दवाई लगाने लगती है। उसे अपना एक पुराना बीता हुआ कल याद आता है। अरे तो हरामखोर, अब यहीं पड़ी रहेगी या घर का कुछ काम भी करेगी? जरा सा सिर दर्द क्या हुआ, बिस्तर पकड़कर पड़ गई है। चाची जी, सच में सिर में काफी दर्द हो रहा है और बुखार सा भी लग रहा है।
देख रही हूँ माँ, इसके बहाने। इसको गर्मी में बुखार आ रहा है, अभी उतारती हूँ उसका सारा बुखार। रिया तारा का हाथ पकड़कर उसे सीधा घर के बाहर ले जाती है और तपती धूप में आंगन में छोड़ देती है, जिससे तारा की तबीयत और खराब हो जाती है। उन दिनों को याद करते हुए तारा की आंखें बिल्कुल भरने को आ जाती हैं, लेकिन अब ससुराल वालों की वजह से तारा और आस्था खुश रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ तुम्हें काफी मजा आएगा। पता है तुम्हें, कुछ टाइम पहले ये मॉल खुला है और यहाँ पर काफी सारी एक्टिविटीज हैं करने के लिए। चलो हम 3rd फ्लोर पर चलते हैं और वहां तो मैं कई बार गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीजें भी हैं करने को। सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों बहनें अपने अपने पतियों के साथ मॉल में घूम रही होती हैं कि तभी वहां उन्हें उनकी एक पड़ोसन पल्लवी दिखती है। अरे ये तो आस्था और तारा है ना, दोनों शादी के बाद कितनी खुश लग रही है। चलो शादी से पहले ना सही, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशियां आई। दोनों बहनों को इतना खुश देखकर पल्लवी काफी खुश होती है, जिसके बाद अब तारा और आस्था अपने अपने पतियों के साथ मॉल से बाहर निकलती हैं। तभी सामने वाली रोड पर उनकी नजर जाती है, जहां उनकी माँ मजदूरों की तरह पीठ पर राशन के बोरे लेकर जा रही होती है। ये देखकर इसका मतलब माँ ने हमसे झूठ कहा। चाचा हमारे हिस्से के सारे काम हमारी माँ से करवा रहे हैं। देखो इस धूप में हमारी माँ की क्या हालत हो गई है। दोनों बहनों से रहा नहीं जाता और अब वो जैसे ही अपनी माँ के पास जाने लगती हैं कि तभी ममता की नजर भी उन पर पड़ जाती है और वो इशारा करके उन्हें वहीं रोक देती हैं। अपनी माँ की ऐसी हालत में देखने के बाद अब दोनों बहनें काफी उदास रहने लगी थी। तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रही हो? आज तो तुम्हारी मनपसंद की सब्जी बनाई है मैंने। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ ठीक है, वो बस हमारा खाना खाने का मन नहीं कर रहा। दोनों बहनें खाने पर से उठकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसे देखकर उनके घर वाले भाभी को क्या हुआ? कुछ दिनों से वो काफी परेशान है। भैया आपका उनसे कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? हम तो खुद उनसे पूछ पूछ कर परेशान हो गए हैं। क्या बात है, कुछ बता ही नहीं रही है दोनों। पता नहीं क्या हो गया है। अरे पता करो क्या बात है। बहुओं से ही घर में इतनी रौनक थी, अब वो इस तरह उदास होकर बैठेंगी तो कैसे चलेगा। दोनों भाई खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में जाते हैं और अपनी बीवियों से फिर से उदासी का कारण पूछते हैं। अरे बात भी तो करो, क्या हुआ है? देखो इस तरह बात दिल में रखोगी तो कोई फायदा नहीं है। क्या पता हम तुम्हें कोई हल बता दें। कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम्हें सब सच बताना ही पड़ेगा, वरना मैं समझूंगा कि तुम बस समझौते के साथ ही इस रिश्ते में हो। उत्कर्ष की सारी बातें सुनकर आस्था उसे अपने तारा और अपनी माँ के ऊपर बीती सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर उत्कर्ष, तुम लोगों ने इतना सब कुछ कैसे सह लिया और अभी तक हमें या घर वालों को क्यों नहीं बताया? हमने कहा था ना कि हमारा परिवार सबसे अलग है। हम कल ही तुम्हारी चाची चाचा के घर चलेंगे। उत्कर्ष सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिससे उन्हें भी काफी गुस्सा आता है। और अगले दिन उत्कर्ष और अमन सीधा अपनी पत्नियों के मायके पहुंचते हैं और देखते हैं कि कैसे वहां ममता नौकरानी की तरह काम कर रही है और सारे घर वाले आराम फरमा रहे हैं। यही देखना बाकी रह गया था। शर्म नहीं आया आप लोगों को? एक बूढ़ी औरत से इस तरह काम करवा रहे हैं। तो क्या हुआ? हमने 2 वक्त की रोटी दी है और वैसे भी हमारे अलावा इनका है ही कौन? पहले कोई नहीं था, लेकिन अब हम हैं। मम्मी जी आप अपना सारा सामान पैक करिए और हमारे साथ चलिए। आप हमारे साथ रहेंगी। हाँ ले जाओ, मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम लोग इसे अपने साथ रखते हो। अगर कल को परेशान होकर इसे घर से न निकाल दिया तो आप वापस नहीं रखेंगे हम इसे। ये नौबत आएगी भी नहीं, समझे आप लोग। उत्कर्ष और अमन दोनों ममता को लेकर घर आ जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैं वहां पर रह तो रही थी, मैं इस तरह अपनी बेटियों के ससुराल में नहीं रह सकती। ये मुझे गवारा नहीं। अरे समधन जी, ये पुराने जमाने की बातें हैं। हमारा तो एक ही परिवार है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको? माँ आप भी हमारे साथ रहो ना। ये लोग बहुत अच्छे हैं और आप चाहो तो अपना सिलाई का काम यहाँ पर भी कर सकती हो। इससे आपका दिल भी लगा रहेगा। आंटी आप सिलाई करती हैं? भाभी आपको तो पता है कि मैंने अभी अभी फैशन डिजाइनर का कोर्स किया है और मुझे कोई एक ऐसी टेलर चाहिए थी जो मेरे डिजाइन्स को अच्छे से सी सके। आंटी जी क्या आप मेरे साथ काम करेंगी? बेटा आज से पहले तो मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। राखी अपने तैयार किए हुए डिजाइन्स को ममता को दिखाती है, जिन्हें ममता राखी के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही सीती है जैसा राखी को चाहिए था। आंटी जी अब तो डील फाइनल। अब आप ही मेरी पार्टनर बनेंगी। कितना प्यारा डिजाइन किया है आपने, जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही। आपको तो फैशन इंडस्ट्री में होना चाहिए। अब आपकी ये दिक्कत भी खत्म हुई। अब तो आप खुद कमा सकती हैं, बस रहना आपको हमारे साथ ही पड़ेगा। संगीता की बात सुनकर ममता हंसने लगती है और अपनी माँ को इतने सालों में पहली बार हंसता देखकर तारा और आस्था दोनों खुश होती हैं। इसके बाद अब उनका परिवार तो हंसी खुशी रहता है और ममता भी ये देखकर हैरान होती है कि घर के सभी लोग घर के कामों में उसकी बेटी का हाथ बटाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पहले आस्था और तारा और फिर ममता के चले जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी आरती पर आ जाती है और उसकी दोनों बेटियां घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती।
अरे दोनों की दोनों कैसे पैर फैला कर बैठी हो, ये नहीं कि बूढ़ी माँ की मदद कर दो, कम से कम जाकर बर्तन ही धो लो। मैंने कल ही नेल एक्सटेंशन कराए हैं तो मैं तो बर्तन को हाथ नहीं लगाने वाली, आप जिया को बोल दो। हेलो, मैंने भी कल मैनिक्योर करवाया है, मैं भी घर का कोई काम नहीं करूंगी। और वैसे भी ममता ताई जी और उनकी दोनों बेटियों से आप काम करवाते करवाते उन पर इतनी निर्भर हो चुकी थी कि अब आपसे तो झाड़ू भी नहीं लगती। थोड़ा बहुत शरीर हिलाइए जलाइए। जिया की ऐसी बातें सुनकर आरती को काफी बुरा लगता है। इसी तरह समय गुजरता है और जिया और रिया बिना बताए अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती हैं, जो उनके माँ बाप के लिए काफी बड़ा शॉकिंग होता है। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आई अपने माँ बाप की नाक कटवाते हुए? तुम लोगों के लिए हमने कितना कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, पैरों पर खड़ा किया, और तुम लोगों ने हमारी इज्जत उछाल दी पूरे समाज में। पहले तो धीमी आवाज में बोली, हम तारा और आस्था नहीं है जो आप लोगों को ऐसा बर्ताव बर्दाश्त कर लेंगी। और हम तो बस आपको ये बताने आए थे कि हमने शादी कर ली है, अब हम अपने अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं। अगर तुम लोग चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? हम बूढ़े बुढ़िया को कौन देखेगा? बच्चों इस तरह में छोड़कर मत जाओ, हमारे साथ ही रह लो। आप लोग सच में कितने ज्यादा मतलबी हैं। ताई जी और तारा आस्था यहाँ से चली गई। आप लोगों को तो शुरू से ही हमेशा से ही अपना ही फायदा दिखता रहा, और अब अपने मतलब के लिए हम दोनों बहनों को भी यहाँ रखना चाहते? नेवर, हम यहाँ कभी नहीं रहेंगे। दोनों बहनें अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने अपने पतियों के साथ वहां से चली जाती हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, जिससे जितेंद्र और आरती की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है। तो वहीं उनकी कुछ पड़ोसने देख लिया दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करने का नतीजा। तुमने ममता और उसकी दोनों बेटियों को जिंदगी भर कितना परेशान किया, लेकिन अब देखो वो तीनों कितनी खुश हैं। और अब तुम अपना हाल देखो, तुम्हारी बेटियां तुम्हें छोड़कर चली गई। इसीलिए कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भुगतोगे। लोगों के ऐसे ताने सुनकर जितेंद्र और आरती को अपनी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन यह एहसास इतनी देर से हुआ था कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और अब दो बेटियां होने के बावजूद भी वो लोग बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। तो वहीं उधर दोनों बहनें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती हैं।